वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि हिंदी काव्य का होगा। हिंदी काव्य आपको बीए में जब आप एडमिशन लेते हो प्रथम सेमेस्टर में, तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है। हिंदी काव्य का सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। हिंदी काव्य सभी विश्वविद्यालयों में आपको प्रथम सेमेस्टर में बीए के पढ़ना होता है। हिंदी काव्य में अगर आपको बताऊं कि कौन-कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कैसे प्रश्न आएँगे, तो उसको ऑलरेडी मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूं। लेकिन कल या परसों 29 तारीख को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर होने वाला है, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आपको वीडियोज़ देनी चाहिए। हालाँकि इससे पहले महासंग्राम वीडियो कई सारे, महासंग्राम 2.0, महासंग्राम जो है कि कई सारी श्रृंखलाएँ और मॉडल पेपर की कई सारे वीडियोज़ आपके चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो लेक्चर, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो और आपके लिए देनी चाहिए। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, तो बिल्कुल आइए चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर जो होगा कैसा आएगा और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होने वाली है, उनके लिए यानी कि आज की वीडियो के माध्यम से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट आप लेते हो तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना होता है प्रथम सेमेस्टर में। तो देखिए, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर पैटर्न है कुछ इस प्रकार से आता है। अति लघु उत्तरीय से आपको 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। 5 के पाँचों प्रश्न यानी सभी प्रश्न करने होते हैं। 2-2 नंबर के 1-1 प्रश्न होते हैं। 50-50 शब्दों में आपको लिखना होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, हालांकि मैंने और प्रश्न बताया, लेकिन एक मॉडल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, मॉडल पेपर के तौर पर, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे, और इसको कहा किसने था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य में जो हिंदी का जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसी भी जाति की श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती हैं, और इसीलिए वह साहित्य जो धर्म को ठोस आधार भूमि को लेकर के चलता है उस जाति का श्रेष्ठ और अमर साहित्य होता है। और इसी आधार को अपना करके हिंदी साहित्य में भक्ति युग का जो साहित्य रहा है वो हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर के चलता है, हमारे धर्म को एक प्रकार से उजागर करता है, हमारे धर्म में समन्वयवादी विचारधारा का सूत्रपात करता है। और इसी दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इसको स्वर्ण युग कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी और सूर जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान, संत, लेखक, कवि, ये मतलब कि कवि खास करके लेखक कहना उचित ना होगा, कवि, इतने महात्मा, तमाम प्रकार के ज्ञान रखने वाले जो विद्वत मतलब कि विद्वत जन जो थे, वो आपको भक्ति काल में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो और आप देखेंगे कि इन महात्माओं की जो वाणी है उनके अंतःकरण से निकल करके देश के कोने कोने में फैल गई थी। आज के ऐसे कोई सोशल मीडिया नहीं था तब। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन भी इस बात से सहमत रखते हैं, विदेशी विद्वान हैं। वो भी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल रहा है भक्ति काल। आप देखेंगे कि तुलसीदास को डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद में अगर कोई व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा लोक नायक हुआ है तो वो तुलसीदास हुए, गोस्वामी बाबा। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं थी कि तुरंत जो है हम सॉरी सोशल मीडिया नहीं थी कि तुरंत जो है यूट्यूब पर डाला, फेसबुक पर डाला और वायरल करवा दिया, ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया। ना ना ना, पहले विद्वान जो होते थे वही फेमस होते थे। आजकल तो आप कुछ भी कर दो आप फेमस हो। हालांकि उस बात को छोड़ते हैं, हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल रहा इसमें आप देखेंगे दो विचारधाराएं चल रही थी। एक तो सगुण मार्गी और एक निर्गुण मार्गी। निर्गुण जो शाखा है उसमें दो फाड़ आप देखेंगे, यानी निर्गुण में भी दो पार्ट आप देखेंगे। एक तो निर्गुण जो कि प्रेम के माध्यम से निर्गुण भगवान की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, इसके अलावा आप देखेंगे और भी विद्वान, शेख निसार जैसे विद्वान उसमें शामिल है। यूसुफ जुलेखा लिखा उन्होंने। तो एक तरफ तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रेम के माध्यम से हो रही थी, लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, जो सूफी काव्य धारा है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा है वो।
और उसी भक्ति काल में आप देखेंगे जो निर्गुण धारा है, निर्गुण में ही आप देखेंगे एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा पहले आती है, प्रेम मार्गी उसके बाद में आती है। ज्ञान मार्गी में आप देखते हैं कि वो क्या नाम है, कबीरदास जी महाराज। कबीरदास ऐसा निर्भीक और अभय कभी कोई नहीं हुआ हिंदी साहित्य में मेरे हिसाब से। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये है कि जिस समय कबीरदास लिख रहे हैं उस समय यूरोप के भी जब पोप के खिलाफ या चर्च के खिलाफ कोई बातें वहां पर बोली जाती हैं तो वो व्यक्ति जीवित नहीं बचता। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि भाई चर्च के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल दे, वहां के जो है जो धर्म है ईसाई धर्म उसके खिलाफ कोई बोल दे। ये दबदबा बना हुआ था ईसाई धर्म का यूरोपीय कंट्रीज में। लेकिन भारत में एक व्यक्ति वहां पर उत्पन्न होता है, कबीरदास। और कबीरदास ने क्या किया, ना केवल भारत में व्याप्त धर्म खास करके हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन दो धर्मों को टारगेट किया और इन दो धर्मों की जितनी बुराइयां थी सबको खदेड़ा, सबको भगाया। उन बुराइयों पर इस तरीके से प्रहार किया कि क्या बताएं। हालांकि कुछ चीजें जो कबीरदास ने बताई, कुछ चीजें आप मान सकते हो, कुछ चीजों का जो उन्होंने तर्क दिया वो उतना सुटेबल या उतना तर्क संगत नहीं प्रतीत होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कबीर की जो कि तर्क संगत होती हैं और बिना डरे, चाहे वो पंडितों से डरने की बात हो, चाहे मुल्ला और मौलवियों से डरने की बात हो, किसी से नहीं डरते हैं। वो हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा उसका घोर विरोध करते हैं। कहते पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। ये कहते हैं। गंगा स्नान पर टिप्पणी करते हैं कि भाई मछली दिन भर उसी पानी में रहती है, वो क्यों नहीं तर जाती। ऐसे नाना प्रकार के तर्क देते हैं और आज देते वो तो आस्था के नाम पर अंदर हो जाते। या उस समय यूरोप में कबीरदास पैदा होते तो शायद इतनी बातें ना बोल पाते। समझ रहे चीजों को ना। हालांकि इस समय बहुत ऊंची लेवल की बात आपको समझा रहा हूं शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन फिर भी समझे। कबीर निर्भीक कवि रहे हैं। कबीर पहले एक संत है, बाद में एक कवि हैं। कबीर मुसलमानों को भी एक प्रकार से कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, और जो लाउड स्पीकर लगता है जो मस्जिदों पर, उस पर भी टिप्पणी करी उन्होंने। तमाम प्रकार के मुद्दों पर उन्होंने टिप्पणी करी। तो ये कबीरदास है। ऐसे आप देखेंगे जो निर्गुण शाखा के बाद में आती है सगुण शाखा। सगुण शाखा में कृष्ण भक्त शाखा और राम भक्त शाखा। कृष्ण भक्त शाखा में आप देखिएगा कि सूरदास जी महाराज आते हैं और राम भक्त शाखा में गोस्वामी बाबा तुलसीदास आते हैं। ऐसे महान महात्मा सूरदास को लेकर के एक दोहा कहा जाता है हिंदी साहित्य में कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड्डुगन के सौदास, और अब के कभी खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। यानी सूर्य जो है वो सूर्य के समान दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। तुलसीदास चंद्रमा के समान है, केशवदास उड्डुगन के समान है, मतलब तारागढ़ के समान है। अब के कभी खद्योत सम, खद्योत माने जुगनू हो, जहां तहां करत प्रकाश, माने दोप से जले आज के कभी और दोप से बुताएगी। कौन ज्यादा ज्ञानवान ना ही रहा आज के कभी में। इतना ही प्रगतिवाद प्रयोगवाद में नई कविता में आप देखो ज्ञानवान, वो बहुत कम क्षीण ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है। लेकिन वह भक्ति काल के अकेले ज्ञान उठा लियो, तुलसीदास का अकेले मिला लियो, तो पूरा जितना आधुनिक साहित्य सबका समेट लियो, तुलसीदास का अकेले खड़ा कर दियो तो उनके बराबर तब हो नहीं आवत। तो ई महानता जब इन चार कविन कह रही, चाहे गोस्वामी बाबा, अच्छा मन चार कवि जायसी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट कवि पद्मावत ग्रंथ लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो गया, 12 रचनाएं उनकी ओर प्रमाणिक हैं। सूरसागर सूरदास की रचनाएं, सूरसारावली साहित्य लहरी। इसके अलावा आप देखेंगे जायसी की पद्मावत, अखरावट, ललित कलाम, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं। कबीरदास की रचना में आप देखेंगे बीजक उनकी वाणियों का संग्रह रहा है, साखी सबद रमैनी। तो ये जब इतने सारे चार लोग थे, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, इन चारों ने इतना अच्छे तरीके से इस कालखंड को सजाया कि वो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाने पर मजबूर हो गया। और उसको लोगों ने कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कविताओं, मतलब कवियों और महात्माओं की वाणी उनके अंतःकरण से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इतना लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा तो भी आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न, आदिकाल की विशेषताएं बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आदिकाल क्या है?
आदिकाल को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, चूँकि इसमें वीरतापूर्वक रचनाएँ खूब हो रही थी। तो आदिकाल की अगर बात की जाए, तो आदिकाल जो है उसको विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से बताया। आदिकाल की बात की जाए तो आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा इसको वीर काव्य कहते हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी इसको आधार काल कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव सिंह इसको उद्भव काल कहते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा बीज बपन काल इसको कहते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल इसको राहुल संकृत्यान कहते हैं। चारण काल इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। ऐसे ही अलग-अलग विद्वान अपने-अपने हिसाब से आदिकाल का नामकरण करते हैं। आदिकाल बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी का जो समय काल रहा है, वो आप मान सकते हैं आदिकाल का। उसके बाद में पूरब मध्यकाल आता है जिसको आप भक्ति काल कहते हैं। 1400 ईस्वी से लेकर के आप मान सकते हैं कि 1650 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है, वो रहा है भक्ति काल का, यानी पूरब मध्यकाल का। फिर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1650 से शुरू होता है और 1850 तक लगभग 200 वर्षों तक चलता है। और इसके बाद में 1850 से आप देखेंगे आधुनिक काल की शुरुआत होती है और अब तक जो काल है हिंदी साहित्य का वो आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भी आप देखते हैं कई सारे कालखंड हैं। आधुनिक काल में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आधुनिक काल का पहला काल है भारतेंदु युग या भारतेंदु काल। भारतेंदु काल की अगर बात करें हम तो आपका 1850 से लेकर के 1900 का समयकाल भारतेंदु युग कहा जाता है। 1850 में जन्म हुआ था भारतेंदु जी का, ठीक है। इसके बाद में आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की अगर बात करें तो ये शुरू होता है 1900 ईस्वी से बेसिकली मुख्य रूप से और 1918 तक चलता है। 1900 छायावाद इसके बाद में आता है। छायावाद जो चलता है 1918 से प्रारंभ होता है और 1937 तक या 36 तक चलता है छायावाद, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 1936 ईस्वी से आप देखेंगे आपका शुरू हो जाता है कौन सा काल 1936 से प्रगतिवाद, ठीक है। कौन सा काल शुरू होता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1947 सॉरी 1943 तक चलता है। और 1943 में क्या होता है वो होता है क्या बोलते हैं अज्ञे के द्वारा तार सप्तकों का प्रकाशन होता है और प्रयोगवाद वहीं से शुरू हो जाता है। कब से 1943 ईस्वी से लेकर के 1954 ईस्वी तक आप देखेंगे या 1953 या 54 मान सकते हैं। 54 ईस्वी तक क्या चलता है आपका प्रयोगवाद। फिर इसके बाद में प्रयोगवाद के बाद में आती है नई कविता। नई कविता की अगर बात करें तो नई कविता की अगर बात करें हम तो नई कविता 1954 से लेकर के 1960 तक चलती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे 1960 के बाद से जो कविताएं अभी तक लिखी गई हैं उन कविताओं को कहते हैं साठोत्तरी कविता। क्या बोलते हैं साठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं या इसी को समकालीन कविता भी कहते हैं। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य का काल विभाजन मैंने आपको 2 मिनटों में आपको चुटकियों में समझा दिया जो कि आपके समझ में आ गया भी होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को जो है पिछाड़ करके यानी कि उसको पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आदिकाल की अगर बात करें क्या पूछा गया है आदिकाल की विशेषताएं बताएं। आदिकाल की अगर बात की पहली विशेषता ये है कि युद्धों का सजीव चित्रण हुआ करता था। कल्पना की अधिकता आपको मिलेगी। राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलेगा। पहली विशेषता क्या है युद्धों का सजीव चित्रण मतलब कि राजा महाराजा के साथ जो कबीबे होते रहे उन्हों चला जाते रहे लड़ाई भिड़े। अब जब हुआ युद्ध में पहुंचे तो मार हुआ थी मार का मतलब युद्ध हो रहा है रण मतलब रण क्षेत्र में वह का कभी लोग देखत रहे आँखी से अपने सजीव एकदम से अपने खुद आँखी से देख के फिट पट से लिख दियत रहे घरे आए के। तो वह हुए थे युद्धों का सजीव चित्रण मतलब कि जहाँ युद्ध होता था युद्ध के स्थान पर जाते थे राजा के साथ और युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णन करते थे। दूसरी विशेषता कल्पना की अधिकता है। अच्छा खूब कल्पना करके लिखते थे कभी कभी ऐसा कि मतलब जो नहीं संभव है उसको भी लिख देते थे कल्पना ज़्यादा खूब है। इसके अलावा राष्ट्रीयता का अभाव है मतलब कि उस समय आप देखेंगे राज्य जो था छोटा छोटा राज्य हुआ करता था कोई एक बड़े भारतवर्ष की कल्पना नहीं कर पाता था कोई तो राष्ट्रीयता का अभाव था बस अपने राज्य को ही लोग देश समझते थे, ठीक है। चौथी विशेषता या प्रवृत्ति इसकी ये है आदिकाल की कि आश्रयदाताओं की प्रशस्ति या आश्रयदाताओं की प्रशंसा खूब करते थे। जके खात रहे वही के लिखत रहे वही के गावत रहे जिसका खाते थे उसका गाते थे, ठीक है। तो यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, ठीक है। इसके अलावा रासो ग्रंथ का लेखन खूब हुआ। रासो ग्रंथ मतलब समझ ही रहे हैं तमाम प्रकार के रासो ग्रंथ लिखे गए इसमें जिसमें पृथ्वी राज रासो से लेकर के और भी तमाम प्रकार के रासो जैसे परमाल रासो हमीर रासो विजयपाल रासो पृथ्वीराज रासो ये सब रासो ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। तो इन सभी ग्रंथों की प्रधानता रही है। इसके अलावा वीर श्रृंगार रस दोनों का चित्रण हुआ है। वीर और श्रृंगार का समन्वय किया गया है। एक तरफ वीरतापूर्वक रचनाएं लिखी जा रही थी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्रृंगार पूर्वक रचनाएं भी आपको मिलेंगी यहाँ पर उसी ग्रंथ में ही। इसके अलावा आप देखेंगे अगली विशेषता आप लिख सकते हैं प्रकृति चित्रण हुआ है इन कवियों ने किया है।
जनसंपर्क की कमी रहती थी, जनता से ज़्यादा संपर्क नहीं होता था कवियों का, केवल राजा के यहाँ पर रहते थे। ऐतिहासिकता का अभाव इन ग्रंथों में आपको मिलेगा, ठीक है। इतिहास ग्रंथ है बेसिकली, लेकिन इसमें ऐतिहासिकता का अभाव रहा है। प्रकृति चित्रण तो हुआ ही है, इसके अलावा प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना भी हुई है। डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है आदिकाल में, ठीक है। रचनाओं में संदेहात्मकता बनी रही है, यानी कि ये सही है कि गलत है, ऐसे दिमाग में कई बार चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा काव्यकार कल्प का सुंदर प्रयोग हुआ है, मतलब कि आप देखेंगे इसमें कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद वैविध्य आपको दिखेगा, मतलब कि दोहा छंद का प्रयोग आप देखेंगे खूब हुआ है। सोरठा छंद, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पे, कुंडलिया, नाना प्रकार के छंदों का प्रयोग, कई प्रकार के छंदों का प्रयोग खूब धड़ल्ले के साथ किया गया है। तो ये आदिकाल की विशेषता हो गई। निश्चित तौर पर अगर आपको आपसे ये मतलब कि ये पूछा जाए कभी दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में, तो भी आप इसके उत्तर को बता पाएँगे। इस दृष्टि से मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न, छायावाद की 5 प्रवृत्तियाँ बताएँ, छायावाद की 5 विशेषताएँ बताएँ। छायावाद के 4 या चतुष्टयी पूछेगा या छायावाद के 4 स्तंभ पूछेगा तो कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत यानी सुमित्रानंद पंत और इसके अलावा महादेवी वर्मा को आप जानते हैं आधुनिक युग की मीरा उनको कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, प्रसाद जी को विष्णु कहा जाता है, पंत को और निराला को कहा जाता है महेश छायावाद का, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को। और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो इस तरीके से छायावाद में 4 मुख्य कवि रहे हैं, मतलब कि 3 मुख्य कवि और 1 कवियत्री, ठीक है। एक छाया प्रसाद पंत निराला, 3 कवि और 1 कवियत्री, जिनका नाम है महादेवी वर्मा, छायावाद की दुर्गा कहा जाता है उनको। तो ये हैं छायावाद के 4 प्रमुख व्यक्ति। अब इनमें से किसी की प्रवृत्तियों को अगर आप उठा लेंगे, तो वो छायावाद की प्रवृत्तियाँ ऑटोमेटिक हो जाएँगी। हालाँकि छायावाद की अगर बात की जाए, तो छायावाद की पहली प्रवृत्तियों में आप लिख सकते हैं व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिवादिता घोर अपने चरम पर थी। छायावाद में आप देखेंगे जिधर देखो मतलब कि मैं शैली में निराला देखते हैं, कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई। निराला सरोज स्मृति लिखते हैं तो वो खुद की बातों यानी व्यक्तिवादिता यानी कि अपने दुख के माध्यम से समाज के दुख को सामने लाने का प्रयास इनके साहित्य में आपको मिलेगा, चाहे निराला हो, प्रसाद हो, पंत हो, महादेवी हो। महादेवी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वो इस तरीके से अपने बारे में बताती हैं और अपने बारे में बताने के साथ-साथ वो समाज पर फ़ोकस करती हैं। इसी तरीके से आप प्रसाद को देख लें। प्रसाद भी अपने दुखों को कविताओं में जो है लिखने से बच नहीं पाते हैं। ऐसे ही आप देखिएगा पंत जी को, हालाँकि पंत जी में आप देखेंगे, अच्छा पंत जी क्या कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो छायावाद में आप देखेंगे कि व्यक्तिवादिता अपने चरम पर थी। दूसरी बात, प्रकृति चित्रण को नूतन आयाम मिला है, एक नया आयाम मिला है प्रकृति चित्रण को। मतलब प्रकृति चित्रण के दोनों रूपों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तीसरी बात, स्वर में वेदना का प्राधान्य है इसमें। खूब दुःख, करुणा आप देखेंगे प्रसाद आँसू लिखते हैं। हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है उस रचना को, आँसू को। सरोज स्मृति लिखते हैं, शोक गीत कहा जाता है हिंदी की। हिंदी का शोक गीत है सरोज स्मृति। सरोज उनकी पुत्री थी निराला जी की। वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसी की याददाश्त में लिखते हैं निराला जी। तो वो चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुःख की बदली, तो कहीं न कहीं वेदना खूब ज़्यादा है। राष्ट्रीय भावना का उफान भी आपको दिखेगा। चाहे प्रसाद की बात करें, पंत की बात करें, निराला की बात करें, तो राष्ट्रीय भावना चूँकि उस समय आप देखते हैं गांधी जी का दौर था। और गांधी जी के दौर में आप देखेंगे कि जो है गांधी जी आंदोलन उस समय कर रहे थे। अपनी आंदोलन गांधी जी के चरम सीमा पर थे। तो इसीलिए आप देखेंगे राष्ट्रीयता के जो स्वर हैं आपको दिखेंगे इसमें। इसके अलावा रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई, जो रहस्यवाद आपको कबीर के यहाँ मिलेगा, वो रहस्यवाद आपको छायावाद में भी दिखेगा। भक्ति काल का रहस्यवाद आपको छायावाद में आकर के दिखेगा। तो थोड़ा रूप परिवर्तित ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी छायावाद में आपको दिखेगा। तो ये 5 विशेषताएँ आप लिख दीजिएगा। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के नाम बताएं फटाफट से। देखिए प्रयोगवाद की अगर मैं बात करूं तो प्रयोगवाद के कई कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको मानते हैं? प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे को माना जाता है और अज्ञे जी प्रयोगवादी कविताओं को जन सामान्य के सामने लाने के लिए विभिन्न सप्तकों का संपादन किया उन्होंने। 1943 ईस्वी में आपको बता दूं कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है और 1954 ईस्वी तक जो है एक प्रकार से प्रयोगवाद की जो विचारधारा है वो चलती है। वैसे चार चार तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से 1943 से लेकर के 1954 ईस्वी तक जो कवियों ने लिखा है वो प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। अब प्रयोगवाद में कई सारे कवि हैं जो तार सप्तकों में अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाए हैं, वो सब इसमें आते थे प्रयोगवाद में। जैसे पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ स्वयं। दूसरे व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो डॉक्टर रामविलास शर्मा। तीसरा नाम है गिरिजा कुमार माथुर। और चौथा नाम है डॉक्टर प्रभाकर माचवे। पांचवा नाम है नेमीचंद जैन। छठा नाम है भारत भूषण अग्रवाल। सातवां नाम है मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। और आठवां नाम आप लिख सकते हो शमशेर बहादुर सिंह। नौवां नाम लिख सकते हो हरनारायण व्यास। इसके अलावा 10वां नाम लिख सकते हो नरेश मेहता। इसके अलावा धर्मवीर भारती। इसके अलावा आप लिख सकते हो रघुवीर सहाय। तो ये सब ऐसे कवि हैं जो कि प्रयोगवाद से संबंधित हैं। ठीक है, कौन कौन से? अज्ञे, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, ये सब हैं। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। तो ये सब कवि हैं कहाँ के? छाया मतलब कि प्रयोगवाद के। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता, अगर यहीं पर आपसे क्या पूछता भैया, प्रगतिवाद के बारे में आपसे पूछता, प्रगतिवाद की विशेषताएं बताएं, तो क्या बताते? प्रगतिवाद देखिए सामाजिक यथार्थ। अच्छा, प्रगतिवाद की विशेषताओं को मैंने रखा है आगे, तो हम अभी समझेंगे प्रगतिवाद की विशेषताओं के बारे में। प्रगतिवादी विचारधारा कब से कब तक चलती है? 1936 से लेकर के 1943 तक चलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने प्रयोगवाद के बारे में समझा। ठीक है, प्रयोगवाद क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने जाना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न, नागार्जुन के कविता संग्रहों के नाम लिखें। नागार्जुन के बारे में अगर आप लोग ना जानते हो तो नागार्जुन का पूरा नाम मतलब या जो शुरुआती नाम है वो है बैजनाथ मिश्रा। बैजनाथ मिश्र इनका नाम था, ये बाद में नागार्जुन नाम रख लेते हैं जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं। इनके कविता संग्रह में से आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है वो है अकाल और उसके बाद, और इसके अलावा बादल को घिरते देखा। 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इनकी। नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नागार्जुन की अगर बात की, इनके कई कविता संग्रह हैं। पहला कविता संग्रह इनका है युगधारा। उसका बाद में आता सतरंगी पंखों वाली। इसके अलावा प्यासी पथराई आंखें। चौथा काव्य संग्रह है तालाब की मछलियाँ। पांचवा काव्य संग्रह है चंदना। इसके अलावा छठा है खिचड़ी विप्लव, हमने देखा मतलब देखा हमने। सातवां काव्य संग्रह इनका है जो है तुमने तुमने कहा था। इसके अलावा आठवां इनका है पुरानी ज्योतियों का कोरस। इसके अलावा नौवां जो है वो है हजार हजार बाहों वाली। 10वां काव्य संग्रह इनका है पका है यह कटहल। इसके अलावा 11वां है अपने खेत में। और 12वां काव्य संग्रह है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो इस तरीके से इनके कविता संग्रहों की बात की तो मुख्य रूप से 12 कविता संग्रह इनके मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया इनके बारे में। ठीक है, तो ये है नागार्जुन। बाबा की उपाधि भी इनको दी जाती, बाबा नागार्जुन कहा जाता है इनको, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नागार्जुन से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ओके, समझ में आ गई होगी चीजें। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से। अच्छा, बाबा नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, प्रश्न पूछा आता है कभी कभी कि बाबा नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। बाबा नागार्जुन जन कवि हैं, जनता के कवि, जनता का लोकप्रिय कवि, ये सब इनको कहा जाता है बाबा नागार्जुन को। वो कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, मैं जन कवि हूं। उन्होंने यह स्वीकारा कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी मानते हैं कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। तो कुल मिलाकर के ये नागार्जुन है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। केवल 5 प्रश्न करने हैं खंडबा से। 100 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपके ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, रीतिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए रीतिकाल की समान प्रवृत्तियों पर मतलब समान प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। रीतिकाल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीतियों की प्रधानता होगी इसमें। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है रीतिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको रीतिकाल कहते हैं, और तभी से रीति काल इसका नाम पड़ा। और इस काल में रीति ग्रंथों की प्रधानता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा था। रीति ग्रंथ मतलब कौन सा ग्रंथ होते हैं भाई? ऐसे ग्रंथ जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की जाती है, तो उस ग्रंथों को हम रीति ग्रंथ कहते हैं। डॉक्टर डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस काल को कला पक्ष की प्रधानता देते हैं, क्योंकि इसमें कला
पक्ष की प्रधानता है, इसीलिए इसको कलाकाल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की बात करें, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी की, वो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की बहुत ज़्यादा प्रधानता है, इसीलिए उन्होंने कहा। आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया नामकरण रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक जो पूर्व मतलब जो उत्तर मध्यकाल है, इसका सबसे जबरदस्त नाम है रीतिकाल। और रीतिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, तो रीतिकाल ज़्यादा सुटेबल नाम पड़ता है। तो ये होगा इसके नामकरण पर विचार। तो रीतिकाल का विभाजन मुख्य रूप से 3 चरणों में किया गया है। इन 3 चरणों की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध की बात होती है। हालाँकि रीतिकाल की समान प्रवृत्तियाँ पूछी गई हैं, तो प्रवृत्ति अच्छा रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध क्या है? रीतिबद्ध मतलब कि जो रीतियों में बंद करके रस, छंद, अलंकार, लक्षण ग्रंथ लिखते थे, वो रीतिबद्ध में आते हैं, जैसे कि केशवदास है, ठीक है? इसके अलावा केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इसके बाद में जैसे बिहारी को आप ले लें, बिहारी रीति सिद्ध कवि है, मतलब कि वो रस, छंद, अलंकार सबको जानते हैं, काव्य शास्त्र का ज्ञान है बिहारी को, लेकिन वो उसमें बंद करके नहीं लिखते हैं। तीसरे जो कवि हैं आप देखेंगे घनानंद, आलम, बोधा, ये सब हैं रीति मुक्त कवि हैं। रीति उति से कोई मतलब ही नहीं है, ये लिखते हैं स्वच्छंद भाव से, कोई मतलब नहीं रीति का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 विचारधारा चलती है रीति काल में। हालांकि तीनों विचारधाराओं में अगर आप देखेंगे तो प्रवृत्तियां आपको सभी में लगभग कुछ एक सी ही मिलेंगी। पहली विशेषता इसकी यह है रीतिकाल की कि श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। इस काल की तीनों धाराओं में, चाहे रीतिबद्ध की बात करें, चाहे रीतिसिद्ध की बात करें या रीतिमुक्त की बात करें, इन सभी काव्यों में आप देखेंगे श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। तो श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता है, चाहे बिहारी को देखेंगे, देव को देखेंगे, सेनापति को देखेंगे, संयोग श्रृंगार के रसों से परिपूर्ण इनकी रचनाएं मिलेंगी। बिहारी की नायिका तो नायक के ध्यान में इतनी मग्न हो जाती है कि वह अपने को ही नायक समझ करके स्वयं में या स्वयं अपने आप में ही लीन हो जाती है। उनकी नायिका किसकी? बिहारी की। बिहारी अपने नायिका के बारे में इतना अच्छा वर्णन करते हैं कि भाई नायिका अपने रूप को, लावण्य को देख करके खुद पर ही मोहित हो जाती है। बिहारी का दोहा है, वो कहता है कि अ, बिहारी के दोहे में लिखा है कि प्रिय के ध्यान गही गही रही वही है नारी और आप ही आरसी लख रिझत रिझ वारी। मतलब वो अपने ही रूप लावण्य को देख करके वो अपने पर ही मोहित होती चली जा रही है कि प्रिय के ध्यान गही गही, कि प्रियतम का ध्यान लगाते लगाते रही वही है नारी, वो अपने ही ऊपर मोहित हो जाती है। तो इस तरीके से ये बिहारी हैं। स्वच्छंद प्रेम धारा के कवियों में आप देखें घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, ये सब हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार के उदात्त रूप के दर्शन होते हैं। अच्छा, जो जितने भी रीति मुक्त धारा के कवि हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो एक शब्द में आप कह सकते हैं ब्रेकअप वाले कवि हैं घनानंद वगैरह। ठीक है, तो घनानंद आप देखेंगे कई जो है, अच्छा घनानंद में कई छंदों का प्रयोग घनानंद ने किया। सवैया, कवित, त्रिलोकी, तांटक, निशाती, सुमेरु, शोभन, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई, तमाम छंदों का प्रयोग किया घनानंद ने। घनानंद की बात करें तो ये इन सभी का घनानंद, बोलम, मतलब कि बोधा, आलम, ये सब ऐसे हैं, इनका ब्रेकअप होता है। उसके बाद में आप घनानंद को देख लीजिए, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, ब्रेकअप के बाद में सुजान धोखा दे देती हैं इनको, मतलब सुजान से कहते चलो आओ चली चलते हैं कहीं आसियाना बसाएंगे। मोहम्मद सारंगीले के दरबार में सभा लगी थी, नहीं गई सुजान, मोहम्मद सारंगीले ने इनको कुछ बोल दिया था। तो मतलब वो मैंने कहानी बताई थी आपको कि भाई आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें कहानी बताई थी, तो फिर कहानी दोहराने की जरूरत है नहीं। तो घनानंद कहते हैं अपनी रचना में कि घनानंद जीवन प्राण सुजान तिहारियो बातन जी जिए जू नित नी के रहो तुम्हें चाड़ कहा पयसीस हमारी लीजिए जू। तो घनानंद निस्वार्थ प्रेम की झांकी प्रस्तुत करते हैं बड़ी भावुकता और मार्मिकता के साथ। तो ये भी एक विशेषता रही। दूसरी विशेषता, ब्रज भाषा की प्रधानता आपको मिलेगी रीतिकाल के कवियों में, तीनों धाराओं में आप देखेंगे। जैसे कि ब्रज भाषा में आप देखेंगे बड़ी अच्छी एक जो है चमत्कारिकता आपको देखने को मिलती है कि राम चलत नृपके जुग लोचन वारी भारित भरित मद वारिद लोचन पायन पर ऋषिके सजी मौनहि केशव उठ के भीतर भवनहि। तो इस तरीके से आप देखेंगे केशवदास बड़े अच्छे ब्रजभाषा के कवि रहे हैं। तो ब्रज भाषा की प्रधानता है, पूरे के पूरे कवि सब ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तीसरी प्रधानता ये है कि नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन हुआ है। नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन खूब हुआ है तीनों धाराओं में, या तीनों यानी रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध में नायिका के प्रेमिका
के रूप को दर्शाया गया है। घनानंद का सुजान के प्रति जो अगाध प्रेम है आप जानते ही होंगे। घनानंद कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तय दूसरो आँक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लला, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। ये घनानंद कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारी चीज़ें। चौथी विशेषता, अलंकारों की प्रधानता तो खूब है, धड़ल्ले के साथ उसमें कोई दो राय नहीं है। अलंकारों का प्रयोग तो खूब किया गया है। आप देखेंगे कि बिहारी बिहारी के यहाँ तो आपको कम, बिहारी के यहाँ मतलब बिहारी के हर दोहों में मिलेगा। हालाँकि आप देखेंगे हर एक कवियों में, तीनों काल के, आप केशवदास में अलंकारों का प्रयोग देखें। केशव को तो कठिन काव्य का प्रेत कहता है। रस, छंद, अलंकार खूब ज़्यादातर ये रखते हैं रचनाओं में। तो इसके अलावा आप देखेंगे मुक्तक शैली का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है? मुक्तक शैली का प्रयोग है। रीतिकाल के कवियों ने अधिकतर काव्य रचना मुक्तक शैली में करी है। चूँकि इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहने वाले थे और उन्हें अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर पारितोषिक प्राप्त करना होता था। इसीलिए उनके लिए मुक्तक से बढ़कर के कोई अन्य छंद नहीं था। और आप देखेंगे कि उनकी राजाओं की भक्ति भावना, वीर भावना, नीति उपदेश, यही सबसे युक्त जो दोहे होते थे वही लिखे जाते थे, पद लिखे जाते थे। वीर रस की रचनाएँ लिखी जाती थी। आप देखेंगे वीर रस और श्रृंगार रस इसमें प्रधानता आपको मिलेगी। तो रीतिकाल अपनी तमाम विशेषताओं के कारण से रसराज श्रृंगार की महिमा से मंडित है, इसको आप कह सकते हो। तो ये तमाम प्रकार की विशेषता आप लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता, प्रगतिवाद की मतलब दूसरा प्रश्न लघु उत्तरीय का प्रश्न है कि प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद की अगर बात करें तो प्रगतिवाद जो है इसकी कई विशेषताएं हैं। अगर मैं आपको बताऊं प्रगतिवाद की विशेषताओं की, तो सामाजिक यथार्थवाद का अंकन हुआ, यथार्थ का नग्न चित्रण किया गया है प्रगतिवाद में। वैसे प्रगतिवाद की जो समय सीमा अगर मैं उसको बताऊं तो छायावाद का जैसे ही खात्मा होता है, उसके बाद में प्रगतिवाद का उदय होता है। छायावाद 1936 में खत्म होता है, 1936 से उदय होता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है लखनऊ में, मुंशी प्रेमचंद उसकी अध्यक्षता करते हैं 1936 में। प्रगतिवाद लेखक संघ के बाद में, स्थापना के बाद में आप देखते हैं मतलब कि जो है 1936 का जो समय है वहाँ से लेकर के और तार सप्तकों के प्रकाशन तक आप देखेंगे 1943 तक ये प्रगतिवाद चलता है। प्रगतिवाद की अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो इसके प्रगतिवाद के प्रबल समर्थकों में नाम आता है छायावादी कवियों में, खास करके निराला जी थे उसके प्रगतिवाद के समर्थक। अन्य प्रमुख कवियों में रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगे राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद में आप रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। सबसे पहली विशेषता प्रगतिवाद की क्या है? यथार्थ का नग्न चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात, परिवर्तनों की आकांक्षा आपको दिखेगी। तीसरी बात, बौद्धिकता का व्यंग किया गया है। चौथी बात, नारी के स्वतंत्र की आकांक्षा करी गई है। छठी बात यह है कि भाषा शैलीगत नवीनता आपको दिखेगी। कुल मिलाकर के अगर आप प्रगतिवादी विचारधारा की बात करें तो प्रगतिवाद में सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेष्टा है, बौद्धिक व्यंग्यात्मकता है, परिवर्तन और क्रांति की पुकार है, सांस्कृतिक समन्वय की भावना है, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है, मानवतावाद की भावना है, प्रेम का सुष्ठु और सामाजिक रूप दिखाया गया है, नारी स्वतंत्रता की पुकार है, शोषित के प्रति सहानुभूति है, शोषक के प्रति आक्रोश है, विद्रोह है। तो इस तरीके के ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है? तो ये प्रगतिवाद है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है अमीर खुसरो की काव्य भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अमीर खुसरो की भाषा पर प्रकाश डालने के लिए आपसे पूछा गया है। अमीर खुसरो की बात किए तो हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है इनको, या तूतीय हिंद की उपाधि हिंदुस्तान में इनको दी जाती है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की बात करें तो फारसी और अच्छा हिंदी मतलब हिंदी में आप देखते हैं फारसी, अरबी फारसी भाषाओं का प्रयोग भी इन्होंने किया है। मसनबी शैली का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो अमीर खुसरो की काव्य भाषा की अगर बात किए तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रतिष्ठापक हैं, खड़ी बोली के पहले कवि हैं हिंदी के, ठीक है? अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं और कई भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी 4 भाषाओं के विद्वान थे। इन्होंने अपनी मसनबियाँ अरबी फारसी में लिखी, कहीं-कहीं पर हिंदी फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने मनोरंजक साहित्य की रचना करी। खड़ी बोली का अत्यंत निखरा हुआ रूप आप देखेंगे इनकी पहेलियों में मिलेगा। खुसरो की पहेलियाँ जो हैं, खुसरो की पहेलियों में जैसे कि आप पढ़ते होंगे, एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजड़े में दिया, जो ताल साप को खावे और सूखे ताल साप मर जावे। ये वो है मतलब कि दिया और बाती है, मतलब कि ये पहेलियाँ बुझाते थे। तो वो अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो है वो खड़ी बोली में हैं। खुसरो ने दोहे भी लिखे हैं, तमाम गीतों की भी रचना करी है ब्रजभाषा में, ठीक है?
और आप देखेंगे जैसे कि उन्होंने लिखा एक दोहा, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो ये रचना उनकी आप देखेंगे ब्रज भाषा में भी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे अमीर खुसरो ना केवल इसमें बल्कि आप देखेंगे अमीर खुसरो तो कई भाषाओं के लेखक हैं और अमीर खुसरो हिंदी में खड़ी बोली के प्रतिष्ठापक हैं मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान में आप मतलब वैसे तो बता दूँ तबला का आविष्कार भी इन्होंने किया था अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो की काव्य भाषा ये है, ठीक है? इतना आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे गोरखनाथ की भक्ति भावना का उल्लेख करें। गोरखनाथ की भक्ति भावना के बारे में कुछ बताएं। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, खुसरो की भाषा पर प्रकाश डालते हुए दिनकर जी ने भी लिखा है कि हमें मानना पड़ता है कि इस भाषा यानी खड़ी बोली का प्राचीनतम लिखित साहित्य जो है खुसरो का है। इसलिए खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों के जनक माने जाते हैं और भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बहुत बड़ी क्रांति की है और सत्य ही उन्हें हिंदी और उर्दू के प्रवर्तक कहलाने का श्रेय भी जाता है। तो ये अमीर खुसरो हैं, ठीक है? इनके बारे में दिनकर जी ने खुद कहा। तो ये अमीर खुसरो के बारे में मैंने बताया। गोरखनाथ की भक्ति भावना के बारे में बताएं। गोरखनाथ की अगर बात करें तो गोरखनाथ जो है नवनाथों में से एक है। नाथ संप्रदाय जो कि आदिकाल में नाथ संप्रदाय एक विशेषता आती है। नाथ संप्रदाय की जो बात होती है, क्योंकि नाथ संप्रदाय में नवनाथों की बात होती है और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या सर्वाधिक ख्याति प्राप्त जो नाथ हैं वो गोरखनाथ ही माने जाते हैं, ठीक है? और गोरखनाथ मंदिर भी बना हुआ है, आप देखेंगे गोरखपुर में। डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ही नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मानते हैं गोरखनाथ को। इनकी रचनाओं के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इनकी रचनाओं की संख्या 12 बताई है, जिसमें शब्दी पहली रचना मतलब शब्दी प्रण शब्दी पद प्राण प्राण संकली और शिष्या दर्शन तमाम प्रकार की और रचनाएं इन्होंने बताई। हालांकि आप देखेंगे इन रचनाओं के आधार पर गोरखनाथ को समाज सुधारक के रूप में हम जान सकते हैं कि ये एक समाज सुधारक थे और इनकी जो वाणियों का संग्रह है गोरखनाथ के या गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह है, उसको एक पुस्तक में छापा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से, ठीक है? तो गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसकी भक्ति मतलब इनकी भक्ति भावना की बात करें तो सबसे पहली बात है इनकी भक्ति भावना हठ योग की बात करते हैं। ये हठ योग साधना पर बल देते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ ने हठ योग साधना पर बल देते हुए प्राणायाम की प्रक्रिया पर बल दे करके जो नाड़ियां होती खास करके ईड़ा पिंगला के समीकरण के साथ कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास किया और उस पर बल दिया, ठीक है? इसके अलावा दूसरी बात भोग विलास से दूर रहने का आह्वान किया गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने कहा कि संसार के लोगों को भोग विलास से निर्लिप्त रहने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं कि जब मनुष्य का मन व इंद्रियां इस संसार में रमण करते हुए भोग विलास में लीन रहते हुए सांसारिक बंधनों से बंध जाते हैं तो उनकी मुक्ति असंभव होती है। लेकिन जब इन्हीं बंधनों से मुक्त हो जाते हैं मोह से, तो वे लोग जो है वैराग्य अपना लेते हैं और वैराग्य अपनाने के बाद में वो निवृत्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है, ठीक है? तीसरी विशेषता ये है कि मांस मदिरा के सेवन का विरोध करते हैं गोरखनाथ। इनकी भक्ति भावना क्या है? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, भोग विलास से दूर रहना है, हठ योग की साधना पर बल देना है। तो ये सब 3 विशेषता इनकी भक्ति भावना की आपको देखने को मिलती है। एक हठ योग साधना पर बल देते हैं गोरखनाथ, दूसरी बात भोग विलास से दूर रहने का आह्वान करते हैं, तीसरी बात मांस मदिरा के सेवन का भी विरोध करते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ जन सामान्य को मांस मदिरा के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना था कि अगर मांस मदिरा का सेवन आप करेंगे तो इससे मनुष्य में तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे जब तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो इससे काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मोह तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार प्रवृत्ति या मनोवृत्ति साधना के लिए या साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब आप मांस का सेवन करते हो तमाम प्रकार की चाहे क्रोध आए, कामुकता आपके अंदर आ जाए, क्रोध आए, ईर्ष्या आए, घृणा हो, मोह हो जाए, तो ये सब एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले फैक्टर हैं, तो इसीलिए इनको नहीं आना चाहिए। गोरखनाथ कहते हैं इस संबंध में कि अवधू मांस भखंत दया धर्म का नाश और मद पीवत तहाँ प्राणम निराश भंगी भसत ज्ञानम ध्यानम सेवतम जम दरबारी ते प्राणी रोवतम। तो इस तरीके से उन्होंने बताया गोरखनाथ ने। तो
तो ये गोरखनाथ की भक्ति भावना को लेकर के आप लिख सकते हैं कि 3 फैक्टर है। एक तो हठ योग साधना पर बल देते हैं, दूसरी भोग विलास से दूर रहने की बात करते हैं और तीसरी बात मांस मदिरा के सेवन का भी विरोध करते हैं जम करके। 5वां पॉइंट आप देखेंगे, 5वां प्रश्न है, तुलसी समन्वयवादी कवि हैं, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, तुलसीदास समन्वयवादी कवि, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुलसी सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हैं। तुलसी आपको बता दूं नर नारायण का समन्वय करते हैं। तुलसी जो है आप देखेंगे हर एक चीज का समन्वय करते हैं। तुलसी तुलसी ऐसा कवि मेरे हिसाब से पूरे हिंदी साहित्य में कोई नहीं है इनके समान, ठीक है, तुलसीदास के समान। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति की सगुण उपासक शाखा के अंतर्गत रामासरी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामचरितमानस इनका सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। इन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य बनाया और उनकी लीलाओं का जो उद्भावन है उसको किया, उनकी लीलाओं के बारे में बताया। जिस समय तुलसी पैदा हुए थे उस समय समाज में विषमता का वातावरण फैला हुआ था। समाज में नाना प्रकार के भेदभाव फैले हुए थे। नाना माने कई प्रकार के भेदभाव, जैसे ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ था, ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव फैला हुआ था, सगुण निर्गुण का भेदभाव फैला हुआ था। सगुण निर्गुण आपस में लड़ रहे थे, शैव वैष्णव आपस में लड़ रहे थे, राजा प्रजा के बीच में भेद था, ज्ञान भक्ति के बीच में भेद था, भाषा शैली तमाम प्रकार की विषमता आपको देखने को मिलती, चतुर्दिक आपको विषमताएं ही देखने को मिलती थी। इन सभी विषमताओं को इकट्ठा करने का काम तुलसी ने किया। जीवन जगत से जुड़े तमाम पहलुओं में असमानता और असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी जब तुलसीदास थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुलसी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपने समय में पर्याप्त समस्त वैषमताओं या विषमताओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दूं तुलसी समन्वयवादी चेतना के द्वारा समाज को विखंडित और जो है विघटित होने से बचाते हैं। तुलसी की समन्वयवादी दृष्टिकोण का उदाहरण आप जो है जान सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि घर कीन्हे घर जात हैं और घर छोड़े घर जाए। घर कीन्हे घर जात है और घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेमपुर छाए। तो कुल मिलाकर के प्रेम जो है उसके द्वारा आप जो है गृह और वन के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास वो करते हैं। गृह और वन में भगवान राम बन जाते हैं, वन को में जाकर के वन को घर समझ लेते हैं। तो जो व्यक्ति वन को घर समझ लेता है, कुछ व्यक्ति घर में भी रहते हैं तो वो वन के समान उनके लिए घर हो जाता है। तो अगर प्रेम नहीं है घर में तो जंगल के समान हो गया घर, फिर वो घर कैसा। तो तुलसीदास ने शैव वैष्णव को एक किया, शैव शाक्त वैष्णव शाक्त के जो अंतर विरोध थे, जो शंकर भगवान के भक्त, विष्णु भगवान के भक्त, ब्रह्मा के भक्त सब आपस में लड़ रहे थे, उन सभी को इकट्ठा किया। निर्गुण और सगुण के बीच में जो चीजें चल रही थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया। आप देखेंगे शैव वैष्णव और शाक्तों के बीच जो विरोध था उसको लेकर के चौपाई लिखी कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। अगर शिव भगवान का जो द्रोही है, भगवान राम कहते हैं कि वो मेरे मन नहीं भाता है, इसीलिए भगवान राम से जो है रामेश्वरम की स्थापना आप देखते हैं भगवान राम करते हैं, रामेश्वरम, इसीलिए उसका नाम है सेतु बंधु रामेश्वरम। तो वो तुलसीदास हैं। वो कहते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। वो कहते हैं कि सब एक ही है, कई रूपों, स्त्री के कई रूपों की बात करते हैं। एक तो गिरिराज की किशोरी होती पहले, फिर उसके बाद में महेश से शादी होती भगवान शंकर से उमा जी की, तो उनकी चंद्र चकोरी यानी कि उनकी पत्नी हो जाती हैं। फिर वही स्त्री आप देखते हैं खड़बदान मतलब कि खड़बदन गजबदन खड़ानंद माता, गजबदन मतलब कि जो वो है क्या नाम है उनका, गजबदन गणेश भगवान, खड़ानंद मतलब कि कार्तिकेय उनकी माता होती हैं वही। तो एक ही स्त्री आप देखेंगे कि वो एक पहले पुत्री होती, फिर पत्नी होती किसी की, फिर माता होती है। तो इसी तरीके से समन्वय जो होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सब एक हैं, उन्होंने कहा कि सगुने अगुने नय कछ भेदा। तुलसीदास कहते हैं, वो देखिए निर्गुण की बात करते तुलसीदास कहते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। तुलसीदास समन्वय के कवि हैं, बिल्कुल कवि हैं। तो इस तरीके से तुलसीदास ने आप देखेंगे राजा प्रजा के बीच समन्वय किया, ऊंच नीच के बीच समन्वय किया, ब्राह्मण शूद्र के बीच में समन्वय किया, सगुण निर्गुण के बीच में समन्वय किया, शैव वैष्णव के बीच में समन्वय किया, ज्ञान भक्ति के बीच में समन्वय किया। तो आप देखेंगे कि तुलसी के राम केवट के राम है, तुलसी के राम आप देखेंगे वो सबरी के राम है।
तुलसी के राम विभीषण के राम है। शरणागत को जे तजय निज नहीं तन मानते, नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत ध्यान। दुश्मन के भाई को अपने शिविर में शरण देने वाले हैं वो भगवान श्री राम हैं। इसीलिए उनका मंदिर बना करके अयोध्या में लहलहा रहा है, झंडा पताका आसमान को छू रहा है। यूं ही नहीं राम को लोग आदर्श मानते, यूं नहीं पूरी दुनिया जो है भगवान राम और जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उसी मर्यादा पुरुषोत्तम को समझ पाना एक बहुत बड़े दिमाग की बात होती है। जैसे तुलसीदास जैसे विद्वान आदमी ही उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये है तुलसीदास। आप लिख देंगे, आगे देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। निराला के मुक्त छंद की विशेषताएं बताएं। निराला के मुक्त छंद की विशेषताएं। निराला की अगर बात की, निराला जो है मुक्त छंद के पहले कवि हैं। अच्छा, निराला की बात करें, जयशंकर मतलब निराला की बात करें अगर, तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और साहित्य जगत में मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिस प्रकार उनकी कविताएं स्वच्छंद हैं, उसी प्रकार उनकी कविताओं के छंद भी मुक्त हैं। मुक्त छंद का बहुत विरोध हुआ जब ये मुक्त छंद में कविताएं लिखते थे। बहुत सारे प्रकाशकों ने मना कर दिया इनकी रचनाओं को प्रकाशित होने से, लेकिन डोंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको। लिखते थे, जो मन में आता था लिखते थे, जिस तरीके से इच्छा होती थी लिखते थे। किंतु बाद में इनके अनेक पक्षधर सामने आए। इन छंदों में पाठक को पूर्ण आकर्षण प्राप्त हुआ। या छंद के नियमों नियमों में गण, मात्रा, लघु, गुरु इत्यादि में बंधा हुआ नहीं है इनका छंद। इसने इन परंपराओं के अवगुंठन को उतार दिया। कवि के मन का प्रवाह शब्दों के माध्यम से निःसृत होता हुआ पाठक तक निर्बाध गति से पहुंच जाता है, और इन छंदों से सिर्फ भाव की धारा निःसृत होती है। छंद के प्रयोग में पता चलता है कि काव्य बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो मुक्त छंद की बात इन्होंने सबसे पहले करी। आपको बता दूं कि राम की शक्ति पूजा इनकी मुक्त छंद की रचना है। छोटी छोटी पंक्तियों में लयात्मकता भी इनमें आपके आ जाती है इनकी रचनाओं में। मुक्त छंद का प्रणयन इन्होंने किया। पाठक अबाध गति से उसके भाव को समझ ले रहा है, सारे अर्थों को जान पा रहा है पाठक, तो फिर क्या जरूरत है छंदों को जबरदस्ती उसमें लगाने की। राम की शक्ति पूजा आप पढ़ें, हिंदी की लंबी कविताओं में से एक। पंचवटी प्रसंग, तुलसीदास रचना आप इनकी पढ़ें, सरोज स्मृति पढ़ें, बनबेला पढ़ें, जूही की कली पढ़ें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित ये सब मुक्त छंद के रचनाएं हैं। जैसे इनकी रचना है कि जो है एक पंक्तियां हैं, बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। तो इसमें कोई छंद नहीं, किसी छंद में नहीं लिखा, तो मुक्त छंद है ये। ठीक है, तो जितने भी इनकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में पूछी जाएंगी, तो अगर मान लेते व्याख्या करने के लिए प्रश्न आया तो उसमें आपको मुक्त छंद लिखना होगा निराला के बारे में। ठीक है, निराला मुक्त छंद आप लिख देंगे विशेष में। तो मुक्त छंद के कवि बेसिकली निराला ही हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, रोटी और संसद कविता का केंद्रीय भाव क्या है, बताएं। रोटी और संसद रोटी और संसद जो कविता है, ये कविता है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की। और रोटी और संसद कविता की अगर बात करें तो इस कविता छोटी सी है, 4-5-10 लाइनों की, मतलब 4-5-6 लाइनों की कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी पकाता है ना खाता है, ऐसे कविता है। ठीक है, धूमिल की अगर बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता की 60वीं पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। इनकी भाषा में आक्रोश भी है और भाषा में मधुरता भी है। इनकी कविताओं में व्यंग भी है एक तरफ, दूसरी तरफ आक्रोश भी है। व्यंग और आक्रोश की भावना संसद और जो एक प्रकार से बोले तो राजनीति है उसके प्रति है। रोटी और संसद धूमिल की एक छोटी सी कविता है। इसमें कवि धूमिल कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी है रोटी जो खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वह तीसरा आदमी कौन है?
निराला जी वही सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी कहते हैं कि मैं अपने देश की संसद से पूछता हूं या पूछना चाहता हूं कि तीसरा आदमी कौन है, लेकिन मेरे देश की संसद बोलती नहीं है। मेरे देश की संसद मौन है, कोई जवाब नहीं दे रही है कि तीसरा आदमी ये है कौन, जो ना तो रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता है, बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। विचारणीय यह है इसमें कि समाज का वह कौन सा वर्ग हो सकता है जो रोटी खाता नहीं। ना बेलने वाले को श्रम, न करने वाले वर्ग का प्रतीक तो बनाया जा सकता है, लेकिन न खाने वाले तथा केवल उससे खेलने वालों को किसका प्रतीक माना जाए। स्पष्ट है कि यह बहुत ही उलझा प्रश्न है जो सुदामा प्रसाद पांडे निराला जी ने किया। अंततः इसे अनुत्पादक दलाल या पूंजीवाद या पूंजीपति का वर्ग का प्रतीक मानना उचित होगा। एक पूंजीपति है जो कि फैक्ट्री स्थापित कर देता है केवल, क्योंकि उसके पास पैसा है, पूंजी है। उसके बाद में वो कुछ नहीं करता, उसके बाद में मजदूर करता है और रोटी खाता भी है और रोटी बनाता भी है। लेकिन तीसरा आदमी हो रोटी से खेलता है, कब किसको रोटी खाना है कब किसको नहीं खाना है वो तीसरा आदमी तय करता है। वो पूंजीपति है देश के। ये बात सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल अपनी कविता में कहते हैं। तो ये इसका केंद्रीय भाव जो मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न, धर्मवीर भारती के सृजन संसार पर प्रकाश डाले। सृजन संसार मतलब धर्मवीर भारती के बारे में बताएं, धर्मवीर भारती की रचनाओं के बारे में। धर्मवीर भारती की बात करें तो प्रभावशाली रचनाकार हैं। इनकी कविताओं में राग तत्व और बुद्धि तत्व दोनों का समन्वय आपको दिखेगा। उनकी कविता में सौंदर्य और प्रेम के जो संकेत मिलते हैं वे बहुत ही अनुपम और मनमोहक हैं। और धर्मवीर भारती जी की प्रेम अनुभूति भी बड़ी प्रखर है। वो प्रेम के अच्छे गायक माने जाते हैं। शाश्वत और सहज मानवीय वृत्ति से युक्त होने के कारण से जीवन से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। शारीरिक सौंदर्य से प्रभावित होकर के कवि ने अपनी कविता में प्रेमिका के मुख, नेत्र, केस, ओंठ ये सभी का चित्र उकेरा है अपनी रचनाओं में। तो धर्मवीर भारती प्रेम में पूजा का भाव, धर्मवीर भारती के प्रेम में पूजा का भाव है, ये भी प्रश्न पूछा आता है। तो धर्मवीर भारती के रचनाओं की अगर बात की तो इनकी रचना जो है बहुत ज़्यादा है। कई विधाओं में इन्होंने रचनाएं करी, जैसे काव्य भी लिखा इन्होंने, गद्य भी लिखा। काव्य की अगर बात करें तो इनके काव्य में जैसे कि ठंडा लोहा इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा अंधायुग इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा कनुप्रिया भी इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा 7 गीत वर्ष इनका काव्य संग्रह है। देशांतर इनका काव्य संग्रह है। तो ये 5 काव्य संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यासों में जैसे गुनाहों का देवता इन्हीं का है, सूरज का 7वां घोड़ा ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, जैसे चांद और टूटे हुए लोग कहानी लिखा, मुर्दों का गाँव, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानियाँ इनकी हैं धर्मवीर भारती की। इसके अलावा इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे, खास करके एक निबंध है इनका ठेले पर हिमालय, बड़ा फेमस है। इसके अलावा कहनी भी एक उपन्यास मतलब निबंध है इनका। इसके अलावा पसंती भी निबंध है इनका। इसके अलावा नाटक और एकांकियाँ भी लिखी हैं इन्होंने धर्मवीर भारती ने, जैसे कि नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये धर्मवीर भारती के एकांकी और नाटक है। इसके अलावा आलोचना भी लिखी, इसे प्रगतिवाद एक समीक्षा इन्होंने लिखा। इसके अलावा मानव मूल्य और साहित्य लिखा, सिद्ध साहित्य पर भी इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा। तो इस तरीके से आलोचना भी लिखी इन्होंने, संपादन भी किया, संगम, निकष, अभ्युदय और धर्मयुक्त पत्रिकाओं का संपादन किया, अनुवाद भी किया इन्होंने, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद किया। इसके अलावा रिपोर्ट साहित्य भी लिखा, युद्ध यात्रा और ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी पर जो है रिपोर्ट साहित्य लिखा। तो धर्मवीर भारती जो है बड़े मजे हुए कलाकार हैं, बड़े मजे हुए लेखक हैं और कवि भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये आपके जो है कुछ प्रश्न होंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिए, केवल 2 प्रश्न करने, खंडसा से 400 शब्दों में इस उत्तर को लिखना है। देखिए पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। तो ये प्रश्न आपका होगा, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को केंद्रित करते हुए सारगर्भित समीक्षा करें। ये बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो है उसके बारे में मैंने आपको कई बार समझा। देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का काम किसने किया है, एक क्विक रिवीजन के रूप में मैं समझा दूं आपको। पहला काम किसने किया, गारसद तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी की रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया, आख्यान, आदि काव्य, इतिहास और काव्य, ठीक है।
सबसे पहले उसने ही रचना लिखी, 1187 ने, ठीक है? ये बात ध्यान रखें। फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके अलावा और भी लोगों ने लिखा, लेकिन जो फेमस फेमस है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उन्होंने 11 शीर्षकों में विभाजित किया, ठीक है? लेकिन डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन जो है वो अवैज्ञानिक है, अव्यावहारिक है, इसलिए मैं आपको उसको बताऊँगा नहीं। मिस्र बंधुओं ने फिर साहित्य प्रवृत्तियों के प्रति आग्रह किया, परंतु उन्होंने भी एक प्रकार से समय के स्थूल विभाजन से अपने को कुछ ऊपर उठा ना सके, और इसी कारण से उनका भी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। इसके बाद में मिस्र बंधुओं आए, मिस्र बंधु विनोद रचना उन्होंने लिखी। उन्होंने कई प्रकार से बाँटा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक काल विभाजन करते हैं। 4 भागों में हिंदी साहित्य को बाँटते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और उनकी अगर बात की है तो उनका वैज्ञानिक कालखंड है, और शुक्ल जी का जो कालखंड है वो उच्च कोटि का है। पहला काल उनका कौन-सा है? उन्होंने पहले को आदिकाल कहा। आदिकाल तो वैसे कहा, लेकिन आदिकाल के नाम पर उसको उन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। ठीक है, वीरगाथा काल कब से कब तक? 1050 से विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक, ठीक है? संवत की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में वीरगाथा काल में उनका दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल की बात की जाए तो उन्होंने 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक का जो समय काल है वो है आपका भक्ति काल। फिर आता है रीति काल। रीति काल का समय 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक है। जब आप विक्रम संवत में से आप 57 माइनस कर देंगे, 57 घटा देंगे तो आपका सन निकल आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ला जी क्या कहते हैं? गद्य काल कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? गद्य काल की अगर बात किए तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1900 विक्रमी से लेकर के अब तक का जो समय काल रहा है वो आपका रहा है कौन-सा काल? वही आपका रहा है आधुनिक काल, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। इनके बाद में आचार्य श्याम सुंदर दास आते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं। अच्छा, आचार्य श्याम सुंदर दास जो है वो भी 4 युग में बाँटते हैं। आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग, नवीन विकास युग, ठीक है? इसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं, वो भी बाँटते हैं चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है? पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल आते हैं, वो भी बाँटते हैं। तो इस तरीके से ये एक काल विभाजन आप कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 4 काल खंडों में बाँटते हैं हिंदी साहित्य को। पहला आदि काल, दूसरा जो 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी तक रहा। भक्ति काल दूसरा जो 1400 से लेकर के 1650 तक रहा। तीसरा रीति काल बताया जो 1650 से 1850 तक रहा। आधुनिक काल बताया जो कि आपका 1850 से अब तक रहा। कुल मिलाकर के ऐसे-ऐसे तमाम सारे विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से इसको बताया, तो ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन रहा। दूसरा प्रश्न है घनानंद के काव्य में प्रेम मतलब घनानंद के काव्य में प्रेम की पीर की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। घनानंद प्रेम के पीर की कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद जो है वो प्रेम की पीर की कवि हैं, चूँकि सुजान से धोखा खाने के मतलब सुजान जो है कि इनके साथ नहीं जाती। फिर उसके बाद में सुजान सागर, सुजान ही तमाम प्रकार की रचनाएँ लिखते हैं और जीवन भर साधना करने का प्रण लेते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। ये चीज़ें हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा हैं, सप्रमाण व्याख्या कीजिए। बिल्कुल है, महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, चूँकि जो काम मीरा ने किया है वही काम जो है आधुनिक युग में या छायावाद में महादेवी वर्मा जी ने किया है। महादेवी वर्मा ना केवल एक कवियत्री हैं बल्कि लेखिका भी हैं। उन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण भी लिखे हैं महादेवी जी ने, ठीक है? तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहा एग्जाम में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है अज्ञे के काव्य की भाव-पक्षी विशेषताएँ बताएँ। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है, उनके काव्य की भाव-पक्षी विशेषताएँ बड़ी फेमस रही हैं, ठीक है? तो अज्ञे के काव्य की भाव-पक्षी विशेषताओं की अगर बात की है तो अज्ञे बड़े ही अज्ञे खास तरीके से सबसे पहले जाने प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञे। इनके रचनाओं में आप देखेंगे कि अज्ञे की रचनाओं में क्या हुआ है? अज्ञे की रचनाओं की अगर बात करें तो अज्ञे की रचनाओं में आप देखिएगा भई, अज्ञे की रचनाओं में आप देखेंगे कि जो है प्रयोगवाद की विचारधारा यानी मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है इन पर। सिगमंड फ्रायड एक व्यक्ति हैं, उनका प्रभाव आपको मिलेगा। आगे की भाव पक्ष की अगर बात की पहली विशेषता इनकी है प्रेम अनुभूति और प्रणय अनुभूति इनके काव्य में मिलेगी। ये कहते हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, ठीक है? दूसरी बात इनके काव्य में व्यक्ति निष्ठता खूब मिलेगी। आगे कहते हैं कि मैं कवि हूँ, दृष्टा, उन्मेष्ठा, संधाता, अर्थवाह, मैं कृत्य व्यय। तो वो एक प्रकार से अज्ञे जो हैं कविता में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठ कवि का रूप अज्ञे के काव्य में दिखाई पड़ता है। तीसरी बात क्षणानुभूति अज्ञे के काव्य में आपको दिखेगी। चौथी बात सामाजिक वैषम्य के प्रति आक्रोश की भावना दिखेगी। ठीक है?
इसके अलावा क्रांति की भावना भी अज्ञे के काव्य में आपको दिखेगी, ठीक है। आगे कहते हैं कि हमने न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे, धर्म हमारा नष्ट हो गया है, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे, ये अज्ञे कहते हैं। अज्ञे के काव्य में आप देखेंगे नूतन सौंदर्य का बोध आपको दिखाई पड़ता है। अज्ञे के काव्य में आध्यात्मिकता भी आपको दिखती है, ठीक है। आगे के काव्य की बात करें तो प्रकृति चेतना भी है आगे के काव्य में, स्वदेश अनुराग भी आगे के काव्य में, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की विचार विशेषता आप आगे के काव्य में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आगे के काव्य की विशेषताएं भाव पक्षी आप बता सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख डालिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त 10 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आपसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में पूछता है, तो उनकी रचनाओं में भक्तमाल, वेणु गीत, प्रबोधिनी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, ये सब रचनाएँ आप लिख डालिएगा, ठीक है। ये सब आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। आपसे जो है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भई ये बताओ शोध के बारे में, आपसे शोध किसे कहते हैं? तो शोध आप बता सकते हो आसानी से, क्या होता है शोध, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में आप नए तरीके, नई विधि, नई पद्धति का अगर प्रयोग करते हैं तो वही शोध होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न बढ़िया है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में पूछता है प्रश्न। तुलसीदास की 12 रचनाएँ हैं फेमस बड़ी-बड़ी। सबसे पहली रचना इनकी, मतलब वैसे तो लिखित लिखित के हिसाब से नहीं मैं बता रहा हूँ, सबसे फेमस रचना जो है इनकी, मतलब वैसे लिखेंगे तो इनकी पहली रचना रामचरितमानस, उसके बाद में रामलला रचहूँ, फिर 12वें रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, विनय पात्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली। तो ये सब रचनाएँ किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर पूछता है, तो कबीर के राम की अगर बात की जाए तो कबीर के राम जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म राम है, ठीक है, निर्गुण राम है। जबकि तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो है, जो तुलसी के राम है वो सगुण है और जो कबीर के राम है वो निर्गुण है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हिंदी साहित्य में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप ये अगर पढ़ लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे बाकायदा से पूरा की पूरी वीडियो को, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा ये लेक्चर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था ये, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।